Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आप जानते हैं मॉक टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है, बैक टू बैक क्लासेस मॉक टेस्ट की आपके लिए आ रही हैं और अपना स्कोर आप चेक करते चले जा रहे हैं और एग्जाम भी बिल्कुल क्लोज आ गया है। तो बड़े ध्यान से आज फिर से एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं और देखो कितना स्कोर आपका आ रहा है। ये स्कोर बढ़ना चाहिए आपका, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही है आपका स्कोर भी बढ़ना चाहिए। तो देखिए मेरे साथ साथ आज का हमारा पहला क्वेश्चन सेशन का, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एग्जाम में आते हैं काफी सारे। तो यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है वन शुड कीप। शुड कीप हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं ना, तो आपको शुड का शुड ही लिखना है। और आप देखो सब में आपको शुड दिखाई दे रहा है। अब बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में ना, तो यहां बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यहां फर्स्ट फॉर्म है तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे बी प्लस थर्ड फॉर्म है और प्रॉमिस के साथ वन को लगाया गया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, फिर से ये गलत हो जाएगा। यहां वंस लिखा था तो इसका मतलब गलत है। आपका आंसर होना चाहिए प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यानी प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। कभी कभी आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता, ये ध्यान रखना, कभी कभी सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए प्रोमिसेस शुड बी केप्ट होना चाहिए। अलग से नहीं, अंडरस्टूड है ना कि किसकी बात कर रहे हो, हर किसी के लिए। तो जब अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है तो उसको बाय नहीं लिखा जाता, उसको बाय नहीं लगाने की जरूरत पड़ती जब आपका अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए आपको ए आंसर देना पड़ेगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, अंडरलाइन आपको दिख ही रहा है कि इट वॉज एन हॉरिबल डे एट द ऑफिस। यहां इस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है और नीचे कुछ ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है कि जो सुटेबल टाइटल क्या लगता है, या नो सब्स्टिट्यूट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट बनता ही नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है इसकी जगह पे कि वॉज अ हॉरिबल डे एट द ऑफिस। बिल्कुल, वर तो नहीं हो सकता ना, इट के साथ वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, ठीक है। और आप समझो कि यह लिखा हुआ है एन हॉरिबल, ह की साउंड में एन नहीं लिखा जा सकता, ए लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब आपको इसको, ये जो लिखा है इसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा, यानी ये सही तो नहीं है और वर लिख नहीं सकते आप, और इसीलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। ए शुड बी द राइट आंसर कि वॉज अ हॉरिबल, क्योंकि ह की साउंड होने में ए लगाया जाएगा, एन नहीं, और साथ साथ इट है तो वॉज आएगा, वर नहीं। इसीलिए आंसर आपका होगा वॉज अ हॉरिबल डे एट द ऑफिस। इस तरह से चलना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन आया। देखो इस बार पूछा क्या गया, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया है आपसे। एंटोनिम बताना है आपको, एंटोनिम मतलब उल्टा मीनिंग बताना है, ठीक है, उल्टा मीनिंग बताना है, और सिनोनिम नहीं बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। तो आप जरा देखो, अ बैलून contracts when air is blown into it, ठीक है। तो आपको बताना है इसका एप्रोप्रिएट आंसर। फटाफट से देखिए और आंसर बताइए। 30 सेकंड है बताने के लिए, सोचिए आंसर। आपको बताना क्या है, इसका एंटोनिम, इसका एंटोनिम बताना है और आप बड़े ध्यान से इसका एंटोनिम बता दो। इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट होगा एक्सपेंड। क्या होगा इसका, एक्सपेंड होगा, यानी यहां पे जो आपको वर्ड लेना है वो क्या लेना है, एक्सपेंड, क्योंकि बैलून क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। आगे देखो फटाफट से, एम्प्टी का मीनिंग बता दो, आप सब जानते होंगे। सिनोनिम, सेम मीनिंग बताना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता दो सेम मीनिंग क्या होगा। एम्प्टी का सेम मीनिंग बताना, इनमें से क्या होगा। क्या लिखा है, वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली, और एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है, खाली। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा, बी आंसर हो गया। फटाफट से आंसर करते चले जाओ। आज क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सीधा मीनिंग, सेम मीनिंग। क्या लिखा है, वेवरिंग। वेव समझते हो, वेव हाथ हिलाना होता है, वेवरिंग। तो वेवरिंग का मतलब जब कोई बोल रहा है तो बीच में अटक रहा है, फिर बोल रहा है, फिर अटक रहा है, शुरू कर रहा है फिर रुक रहा है, अटक रहा है, बातचीत करते समय अटक रहा है, तो उसको बोलते हैं वेवरिंग, ठीक है। तो क्या इसका कोई ऐसा मीनिंग है जो घटता बढ़ता है, क्योंकि वेवरिंग का मीनिंग हमें सेम बताना है। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब जब कोई चीज बढ़ रही है और घट रही है, फ्लक्चुएट कर रही है,
ठीक है, घटना और बढ़ना किसी चीज का क्या होता है, फ्लक्चुएट करना, तो इसीलिए वेवरिंग इसका सिनोनिम बन सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग भी क्या होता है, कभी स्टार्ट करना कभी बंद करना। ठीक है, खास करके बातचीत करते समय जब कोई रुक जाता है तो वेवरिंग यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडरलाइन बताना है आपको कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कलेक्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एमएनसी इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट। टू बी बैंकरप्ट, इसका ऑप्शन बताना है, इसका मीनिंग बताना है कि दिवालिया एक तरह से घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बैंकरप्ट का मतलब सब जानते ही हैं, तो द एमएनसी इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट, इसका आंसर क्या होगा, तो टेक बैंकरप्ट होगा कि गो बैंकरप्ट, तो बिल्कुल सही है, गो बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया घोषित करना एक तरह से, तो इसका मतलब हुआ बी बैंकरप्ट, तो सही है ही है, उसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं गो बैंकरप्ट, कम नहीं होता है, गिव नहीं होता है, गो लिखा जा सकता है, गो, तो गो बैंकरप्ट लिखा जा सकता है, क्या होने के लिए, दिवालिया होने की रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट इससे दिया जा सकता है। आगे देखिए फटाफट से क्वेश्चन बनाइए। अब इसमें आपसे बताना है क्या कि इन द गिवन सेंटेंस वन वर्ड मे हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, ठीक है, और वो इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या बताना है, जो आपको वर्ड दिख रहे हैं इसके अंदर, तो देखा जाए तो मैच करते हुए जो मुझे वर्ड दिख रहे हैं ना, मैच करते हुए जो मुझे वर्ड दिख रहे हैं वो यहां पे ये लिखा हुआ है। अब इसकी स्पेलिंग जो है ना नीचे आपको ऑप्शंस के थ्रू दिख रही है, लेकिन मत भूलो नो एरर का ऑप्शन भी है, हो सकता है स्पेलिंग ठीक भी हो सकता है स्पेलिंग ठीक हो, या इसका रिप्लेसमेंट इसमें से कोई दिख सकते हो क्या आप, ठीक है, इसमें से देखो आप फटाफट से देखो इसकी स्पेलिंग यहां पे मैच करके, क्या आपको लगता है इनमें से कोई स्पेलिंग है, या आपको लग रहा है बिल्कुल सही लिखी है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ही नहीं है, देखो फटाफट से। ठीक है, देखो इसमें लिखा है मनूवर, ये लिखा है मनूवर। अब मनूवर जो लिखा हुआ है ये, तो मनूवर की स्पेलिंग बिल्कुल इसी तरह से VRE ही लिखा जाता है इस तरह से, और इसमें OEU ही लिखा जाता है, तो इसका मतलब है इस स्पेलिंग में ये रिप्लेसमेंट नहीं किए जा सकते हैं, इसका मतलब इसमें बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। मनूवर की स्पेलिंग यही होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई इस तरह से इसको अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए फटाफट से, हर वुडन एल्मीरा हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द टर्माइट्स। टर्माइट समझते हो ना क्या होता है, दीमक। तो डिस्ट्रॉय मतलब खराब हो गया है, खत्म हो गया है। अब यहां हैज लिखा हुआ है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसिव से एक्टिव बनाना हो ना तो हेल्पिंग वो बदल नहीं सकते, तो हैज का हैज देखना चाहिए, कहां पे लिखना चाहिए, हैज हैव होना चाहिए। यहां पे देखो बड़ा ध्यान से, क्या कभी हैज हैव दिखाई दिया, नहीं, आंसर नहीं बन सकता। क्या यहां आंसर दिखाई देता है, जी नहीं, यहां पे भी कोई आंसर नहीं। कुड तो नहीं होगा ना, हैज हैव का रिप्लेसमेंट कुड नहीं हो सकता, हैज हैव का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं लिखोगे तो भी तो गलत हो जाएगा ना। हैड हो सकता है क्या, नहीं, हैज हैव का हैज हैव रहेगा, टर्माइट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल में हैव लगाया जाएगा, बिल्कुल सही है, डी आंसर होगा इसका। हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना बदलते हैं जब एक्टिव पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है हैव लगाना जरूरी है भाई, सबसे पहला स्टेप ही यही होता है। आपको बार बार मैं बोलता हूं कि जब चेंज ऑफ वॉइस बनाओ, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ, तो वर्ब का नंबर देखा करो, वर्ब के नंबर के अकॉर्डिंग आंसर बन जाता है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की नीड ही नहीं होती है, नीड पड़ सकती है एक आध केसेस में, ज्यादा चांस तो यही रहेंगे कि आपको पढ़ने की पूरा सेंटेंस नीड नहीं पड़ेगी। रूल को देख लो, हेल्पिंग वर्ब को देख लो, आपके जहां हेल्पिंग वर्ब से मैच कर जाए वही आंसर है। आप सब जानते हो हैज हैव एक ही चीज होती है, हैड अलग होता है, हैज हैव का मतलब प्रेजेंट, हैड का मतलब पास्ट होता है, ठीक है ना, इस तरह से। आगे देखो, आगे ईडियम है आपके सामने, ईडियम लिखा है, बड़े ध्यान से देख लो, डाउन द ट्यूब्स, डाउन द ट्यूब्स, कईयों की ट्यूब्स डाउन हो जाती है, ठीक है, ट्यूब्स डाउन हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ट्यूब्स डाउन होना। डाउन द ट्यूब्स ईडियम है, याद कर लो, क्या हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो इस बार आपका एग्जाम होने वाला है उसमें रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो इसका मीनिंग होता है फेलिंग कंप्लीटली, जो पूरी तरह से असफल हो जाता है, हर काम में पूरी तरह से असफल हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डाउन द ट्यूब्स। इसकी पूरी ट्यूब ही डाउन हो गई है, इसकी पूरी ट्यूब ही डाउन हो गई है, ठीक है, तो फेलिंग कंप्लीटली, इसका मीनिंग बनेगा फेलिंग कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट, पैराजंबल का क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा है। आप जानते ही हैं कितनी जल्दी बनने लगा है ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब देखो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने पढ़ा द रिसर्चर्स, अब ये तो सब्जेक्ट मिल गया हमें, फिक्स हो गया ये लाइन। अब इसके बाद जब कनेक्ट करना है तो हम हमेशा वर्ब से कनेक्ट करेंगे। तो वर्ब से डिसीजन वर्ब नहीं होती है, कनेक्ट नहीं कर सकते, कॉर्टेक्स नहीं होती है, नहीं कर सकते, फ्रॉम से नहीं कर सकते, किससे करोगे, एनालाइज से। तो आंसर क्या होगा, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। पहली लाइन मिल गई हमें क्यू। अब आप ऑप्शन में चेक करो, अरे देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है, क्यू। क्या जरूरत है पूरा सेंटेंस पढ़ने की, यही नहीं समझ रहे हो तुम लोग। आप इस बात को समझो, ज्यादा क्वेश्चन ट्रिकी ही मिलेंगे तुम्हें। हमें पता है 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन नहीं सोल्व हो सकते हैं, ठीक है ना, राइटर को भी पता है। तो इसीलिए आपसे फटाफट से ऊपर ऊपर की चीजें पूछी जा रही है, पूरा क्वेश्चन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए आपके, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी तो टाइम चाहिए आपको। भाई आप इस तरह से क्यों नहीं चलोगे, आप इस तरह से चलना ना। देखो आपके पास 60 मिनट्स हैं, आपने देखा कि आपके पास 60 मिनट्स है सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन की संख्या कितनी है आपके पास, 100 है। क्वेश्चन 100 है और 60 मिनट है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सबसे पहले उठा लो जीएस का सेक्शन, 25 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 10 मिनट में सोल्व हो जाने चाहिए आपके, 10 मिनट में। अरे भाई जीएस का मतलब अगर आपको पता है तो कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप सोचते रहोगे कि कोई बताने थोड़ी ना आएगा आपको, भाई आएगा तो कर दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। तो 10 मिनट में, सॉरी 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 10 मिनट में, सॉरी 10 मिनट में कितने क्वेश्चन करोगे आप, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जीएस के 10 मिनट में सॉल्व कर दो। फिर उसके बाद याद करो, इंग्लिश का सेक्शन उठाया, 10 या हार्डली 15, 10 और 15 मिनट्स में टोटल 10 होने चाहिए। वैसे पूरी कोशिश करो कि 10 ही मिनट में हो जाए, 10 मिनट में। देखो क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूं, फटाफट से कुछ कुछ वर्ड्स को पढ़ो ना, आप पूरी डिटेल में जाओगे तो डेफिनेटली नहीं बनने वाला। अगर आप सोचोगे नहीं मेरा गलत ना हो, गलत नहीं होगा आपका, मान लो गलत नहीं होने वाला। अगर आपको बेसिक्स अच्छे आते हैं, नहीं होगा क्लियर गलत आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो जो नहीं आता तो नहीं आता, मान लो कि किसी इडियम का मीनिंग आ गया था, अब ये इडियम आ गया मान लो, अगर किसी स्टूडेंट को इस इडियम का मीनिंग पता ही नहीं है तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो नहीं बना पाएगा, ठीक है, या बनाएगा भी तो तुक्का ही मारेगा उसका। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो ना, इसको छोड़ करके आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि हमारे सामने पूरा एक पेपर है, हमें पूरा सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करना है तो मतलब एक क्वेश्चन जो नहीं आया उसमें फंसना नहीं है आपको, ठीक है। जो आपको लगता है क्वेश्चन आसानी से इजीली हो जा रहे हैं उसको करते चले जाओ, बाकी छोड़ते चले जाओ, अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका, इतना स्कोर आ जाएगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो 10 मिनट्स में जीएस करना है, पहले सबसे पहले जीएस करो, फिर उसके बाद 10 मिनट्स में इंग्लिश करो, और उसके बाद आपने रीजनिंग लेनी है, और रीजनिंग में आप मान के चलिए आपको 15 मिनट काफी रहेंगे रीजनिंग के लिए भी। 15 मिनट में आराम से रीजनिंग हो जाती है। रीजनिंग की अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो डेफिनेटली 15 मिनट में हो जाना चाहिए सॉल्व, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ये जीएस और इंग्लिश और आपका रीजनिंग, ये आपका मैक्सिमम जो टाइम ले वो कितना लेना चाहिए उसको, 35 मिनट। 25 मिनट मैथ्स के लिए होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट छोड़ दो, या अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो चलो 40 तक ले जाओ, 20 मिनट तो एक्चुअली आपके पास 25 क्वेश्चन के लिए होने चाहिए, ठीक है ना। और ये हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में अटकना नहीं है कि मैथ का क्वेश्चन हम आप निकाल रहे थे, आपसे बना नहीं मैथ का क्वेश्चन, नहीं सर हमारे से ये क्वेश्चन कैसे नहीं बना, ऐसे नहीं करना है। अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ के आगे चलते चले जाओ। बहुत पूरा पेपर पड़ा है आपके पास, 100 क्वेश्चन है, आपकी रेंज में अगर 70-80 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका काम हो गया, ठीक है। हर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता है कोई, ये ध्यान रखना। आप थोड़ा स्मार्ट बन के पेपर अटेम्प्ट करना। आगे देखो, आप देखो, अब मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ूं, जो मुझे दिख ही रहा है कि यहां अंडरलाइन लिखा हुआ है, तो अंडरलाइन को इंप्रूव भी तो करना है ना। तो क्या इन ब्रीफ को वी कंसीडर्ड इन ब्रीफ, तो हम बोल सकते हैं वी कंसीडर्ड ब्रीफली, 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 यानी इन ब्रीफ को क्या बोलोगे, ब्रीफली बोलोगे, तो इसका आंसर यही होगा। ऐसे बनाओ आंसर फटाफट से। आगे देखो, माई अंकल इज अ कर्नल हु गेट्स एक्सट्रीमली एंग्री। अब एक्सट्रीमली एंग्री का मीनिंग बताना है आपको, तो आपको बताना उल्टा या सीधा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली एंग्री का बस अंडरलाइन लिखा है तो उसी को इंप्रूव करना है, इनमें से ही कोई एक चाहिए आपको, मतलब उसका सेम मीनिंग यहां पे देखना है। एक्सट्रीमली एंग्री को क्या क्या बोल सकते हो, क्या फ्यूरियस बोल सकते हो, क्या फियर्स बोल सकते हो,
क्या हीटेड बोल सकते हो, क्या वायलेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान देना, फ्यूरियस का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना को क्या बोल देते हैं, फ्यूरियस। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्यूरियस। एक्सट्रीमली एंग्री का मतलब होता है फ्यूरियस, तो फ्यूरियस आंसर बनेगा इसका। फटाफट से आगे क्वेश्चन देखो। देखो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। देखो क्लासेस में सिखाया जाता है आपको, ऊपर पढ़ने का मतलब नहीं बनता। आपने देखा ये क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है। आपको टाइम बचाना है तो फटाफट से देखो ना कि क्या लिखा है, इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट सोचो ना आप इसका, डायरेक्ट क्या होगा इसका। अब देखो इफ लिखा है तो क्वेश्चन रहा होगा, बिल्कुल क्वेश्चन है, देखो वहां पे इफ से क्वेश्चन बनता है, आप जानते ही हैं। अब यहां पे आस्क्ड है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म सब में है बट इसमें नहीं है, तो ये गया काम से। ओके, यहां पे लिखा हुआ है देखो क्राइड, क्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन बनाना है फर्स्ट फॉर्म का, तो डू डज से बनाओगे ना। डू डज कहां है लिखा, बता दो, डू डज कहां है, डिड लिखा है, गलत हो गया आंसर, ठीक है। यहां पे हैज लिखा है, गलत हो गया आंसर। अरे एक ही बचा है, वही आंसर है, बात खत्म करो, इतनी जल्दी में क्वेश्चन बनाओ इसको। बेसिक्स इंप्रूव होने चाहिए ना। बेसिक कहता है कि इनडायरेक्ट में अगर इफ लिखा हुआ है तो आप क्वेश्चन बनाओगे, सब में क्वेश्चन बना हुआ है। आपने देखा यहां नंबर क्या लिखा हुआ है, आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, चलो सेकंड फॉर्म है तो नंबर थोड़ी ना चेंज कर दोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर नहीं बदलता, गलत हो गया ये। तीन ऑप्शन बचे, यहां पे क्राइड लिखा है, आप जानते हो यहां क्राइड लिखा है, क्राइड सेकंड फॉर्म है, और हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, तो रिवर्स करो रूल, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ले आओ। फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ, डू डज से। डू डज देख लो कहां है, आपका एक ही ऑप्शन मिल रहा है डज वाला, ये वाला तो गलत था, इसमें डज मिला और इसको हमने आंसर मार दिया। ऐसे देखना आंसर, ठीक है ना। थोड़ी कोशिश करनी है फास्ट ट्रैक पे करने की, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूं तो कोशिश करो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे पढ़ने की, फास्ट ट्रैक पे आंसर बनाओ ताकि ये मेंटेन रहे आपकी जो एग्जाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो आपसे फिर से एक स्पेलिंग पूछी गई है कि इनकरेक्टली स्पेलिंग कौन सी है। इनकरेक्टली बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाली स्पेलिंग होती है, कर्नल की स्पेलिंग आती है ना। एक ऐसे मिलेनियम की स्पेलिंग बहुत आती है एग्जाम में। मिलेनियम की स्पेलिंग में ना हमेशा ध्यान रखना, एक तो डबल एल होता है और एक डबल एन होता है, ठीक है, डबल एन और डबल एल। तो यहां देखो मिलेनियम में डबल एल आ गया, क्या डबल एन आया, नहीं आया, तो इसका मतलब एक एन और लगाओ, फिर यही गलत स्पेलिंग है। देखो डी वाली स्पेलिंग गलत है, मिलेनियम में आपको मिल ए एन एन आई यू एम लिखो, डबल एन लगाओ, ठीक है। मिलेनियम में डबल एन होता है। आगे चलो बढ़ते फटाफट से। अब आपको देखो क्या बताना है, ब्लैंक है तो फिल करना है। आप देखो क्या है, ये आपके सामने कुछ लिखे हैं इडियम्स, आपको इसमें से एप्रोप्रिएट सोचना है, तो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं पहले तो एपीजे अब्दुल कलाम्स हाउस लोकेटेड ऑन मॉस्क स्ट्रीट वॉज विद इन द रीच ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ रामेश्वरम, इट वॉज जस्ट डैश फ्रॉम इट। इसका मतलब बहुत पास था ना उनका घर, बहुत पास था। तो बहुत पास की रिस्पेक्ट में हम हमेशा एक इडियम यूज करते हैं, अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है जब दो जगहें आपस में बिल्कुल पास पास होती हैं, तब क्या लिख दिया जाता है, अ स्टोन्स थ्रो अवे। इसके लिए आपको इडियम याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं कोई भी वर्ड है वो याद करना पड़ता है, वो कैब को याद किया जाता है, तुक्का लग जाता है कभी कभी, हर बार नहीं लग सकता। इसलिए इडियम्स को याद करो, आगे के लिए मेंस के लिए भी याद करो, डेली याद करो, 10 15 20 जितने पॉसिबल है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपके आंसर बनेंगे, ठीक है जी। चलो जी, फिर से आपके सामने ये बुक है। आई होप आप पिछली वीडियो में भी इस बुक के बारे में जान लिया था आपने कि ये रेडियन के द्वारा बनाई गई एक एरर, कॉमन एरर की डिटेक्शन की बुक बनाई गई है, जो एक बहुत हैंडी बुक बनाई गई है, बहुत प्यारी छोटी सी बुक है। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो इसमें ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं, बिल्कुल सारे एग्जाम्स, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ऑलमोस्ट हर एग्जाम से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो खास करके जो ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होते हैं और कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें अच्छे से उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है और रेडियन कंपनी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है जी। तो अगर बच्चा जो इसको लेना चाहेगा तो डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसमें लिंक मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो आप। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पैराजंबल का क्वेश्चन है। ऊपर क्या लिखा है छोड़ो ना, यहां से सीधा करो ना, टाइम बचाना है हमें, समय जल्दी जल्दी हमें निकालना है, ठीक है ना। हाँ, तो कैसे करेंगे आपको तरीका बताया गया, पहले देख लो ना ध्यान से क्या क्या लिखा है।
यहां लिखा है ऑन माई वे टू स्कूल, बन सकता है जी, हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देन का मतलब इसके बाद होता है, तो पहले उसके बाद कुछ रहा होगा ना, तो पहली लाइन तो नहीं बन सकती है। ही क्या है जी, प्रोनाउन, इससे भी नहीं बन सकती है। ऑन ही, फिर से ही आ गया तो ये भी नहीं बन सकता। तो पहली लाइन मिल गई हमें ए पहली लाइन है, तो ए बी में भी लिखा हुआ है, ए सी में भी लिखा हुआ है, दो आंसर थोड़ी ना बनाओगे। राइटर कहता है चलो मान लिया पहली लाइन ए है, तो अब दूसरी तो बता दो। दूसरी में क्या लिखा है, या तो बी होगी या सी होगी, या तो बी होगी या सी होगी। तो बी के साथ कनेक्ट करके देख लो, सी के साथ कनेक्ट करके देख लो। अब पढ़ना पड़ेगा, देखो कि ऑन माई वे टू स्कूल आई मेट माई अंकल हु हैड रिटर्न्ड, ठीक है, कि मैं किससे मिला, अपने अंकल से जो कि लौटे थे। देन आई इनवाइटेड हिम है, या फिर ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मी, बिल्कुल सही है, वो लौटे थे मुझे देख करके खुश हो गए होंगे। तो आपका आंसर ए के साथ सी मैच कर गया, ए के साथ सी मैच किया तो आंसर बना सी। ऐसे बनाते हैं आंसर पैराजम्बल के। पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है। आपको लगता है पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं 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 नहीं। हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन सारों में नहीं, और खास करके प्री में तो बिल्कुल भी नहीं। प्री एग्जाम में नहीं होता, मेंस में थोड़ा बहुत कभी कभी डिफिकल्ट स्टेटमेंट आएगी आपके सामने, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आएगी, तो हो सकता है पढ़ना पड़े, लेकिन उसको भी शॉर्टकट से बनाया जा सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं नीड है आपको ऐसे बनाने की। पार्ट लिखा है देखो यहां पे, पार्ट। अब पार्ट का क्या बताना है, एंटोनिम, उल्टा मीनिंग बताना है पार्ट का। फ्रेगमेंट का मतलब भी पार्ट से होता है, जॉइंट का मतलब भी पार्ट से होता है, बिट का मतलब भी पार्ट से होता है, होल का मतलब सारा। पार्ट छोटा सा, होल का मतलब सारा होता है, किसी का पार्ट तो होता ही नहीं है। होल का मतलब पूरा है और पार्ट का मतलब कोई हिस्सा है, तो हिस्सा और होल उल्टा हो गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर डी होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। चलो जी आगे देखो, फटाफट से आज क्वेश्चन बनाने हैं, लेट नहीं करना बिल्कुल भी। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग। बच्चे कह रहे सर एरर बता दो, इसमें क्या है, मत भूलो वो दिन जब नॉन एक्शन वर्ब पढ़ते थे तुम लोग। हैव, बी, बिलोंग, याद है, नो, वॉन्ट, कंसीडर, सी, आईएनजी नहीं लगता उनको कभी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते उनको। तो क्या बिलोंग को कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाओगे आप, कि इज बिलोंगिंग, या बिलोंग होना चाहिए, बिलोंग होता है। आई एम बिलोंगिंग टू पटना या आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू पटना, क्योंकि बिलोंग वर्ब को ऑन गोइंग एक्शन में नहीं बनाया जाता, इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं। इसीलिए आपका जो एरर दिखाना होगा वो किस में दिखाना होगा, डी में। यानी इसको ऐसे होना चाहिए था, दीज डेज इज बिलोंग की जगह बिलोंग्स टू माई ब्रदर, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखो, आपके सामने फिर से क्वेश्चन रखा गया है और आपको बताना क्या है, आपको बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड बताना है, चलो देख लेते हैं वन वर्ड। तो पूरा पहले हल्का सा आइडिया ले ले किसके बारे में क्या पूछा गया है। टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। भाई हर काम को टालते चले जाना क्योंकि आप आलसी हो, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, ऐसे करते चले जाओगे तो पोस्टपोन करने की रिस्पेक्ट में आप क्या लिखते हो, क्या आप डिलीजेंट लिखते हो। अरे डिलीजेंट का मतलब तो मेहनती से होता है, आप कितने मेहनती हो, क्लास देख रहे हो, ठीक है। ओके, लीव छोड़ने से होता है, मल्टीटास्क अलग अलग टास्क से होता है। तो भाई एक ही तो आंसर बन गया, हमारा आंसर क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेट। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है आपको क्या करना, किसी काम को पोस्टपोन करना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है काम को पोस्टपोन कर देना, ठीक है, इस तरह से। तो प्रोक्रेस्टिनेट और आप बोलो सीधे सीधे पोस्टपोन, तो ये दोनों सिनोनिम बन जाते हैं आपस में, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, देयर इज डैश ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग। कैसा ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग होता है जी, लॉन्ग होता है कि हैवी होता है। अरे हैवी ट्रैफिक। ट्रैफिक कैसा होता है, हमेशा हैवी, बिग नहीं होता है, लेंदी नहीं होता है, हैवी ट्रैफिक बोलते हैं। तो देयर इज अ हैवी ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ओके, अब क्लोज टेस्ट आ गया है आपके सामने, तो देख लो जरा क्या हो सकता है इसका आंसर।
क्लोज टेस्ट के बारे में यहां से शुरू करो, पढ़ो पहले फटाफट से क्या लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ लो, एक रिवीजन कर लो। फॉरेस्ट के बारे में ना, डिफॉरेस्ट्रेशन, वाइल्ड फायर्स एंड पॉल्यूशन कोज एनिमल। कोज के साथ क्या आएगा? टू, फ्रॉम, थ्रू, ऑफ, कोज टू, फिक्स प्रेपोजिशन, कोज टू। ठीक है, यानी जो वन काटते चले जा रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, आग लग रही है जंगलों में, पॉल्यूशन हो रहा है, कोज एनिमल्स टू लूज देयर होम्स। इसका कारण है कि एनिमल्स अपने होम खो रहे हैं। ओके, आगे आगे, एनिमल्स मे बी डैश बाय देयर सराउंडिंग्स। एनिमल्स पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और प्रभाव पड़ रहा है तो वर्ब क्या लोगे? अफेक्टेड। इफेक्ट तो वर्ब नहीं होती है, अफेक्टेड वर्ब होती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके लिए? मे बी अफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग्स। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर डैश। क्या डैश? देख लो जरा क्या होना चाहिए, फटाफट से देख लो। तो मोस्ट कहां चला गया? हां, मोस्ट इंडिविजुअल्स आर अनअवेयर दैट दे आर टेकिंग डाउन एन एनिमल्स होम व्हेन दे कट डाउन ट्रीज फॉर वुड। अवेयर नहीं है, अनअवेयर है जब वो इस तरह का काम करते हैं कि उनको जो एनिमल्स का वो घर, वो जंगल को तबाह कर रहे हैं। तो कुछ रिस्पेक्ट में जो वर्ड लेना होगा वो अनअवेयर लिखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से देखते चले जाओ। एनिमल डैश इज ऑल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर की वजह से क्या हुआ है? एनिमल इज डैश इज ऑल्सो लॉस्ट। क्या है देखो जरा, क्या होना चाहिए? फटाफट से देखो। एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, रुको 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 रुको, दोबारा देखते हैं एक बार, मैच नहीं कर रहा है। हां, यहां से देखते हैं, आई थिंक सो। एनिमल डैश इज ऑल्सो लोस्ट। क्या लोस्ट? हैबिटेट। हैबिटेट होना चाहिए, तो उनका जो एक नेचुरल घर है उसको खो रहे हैं वो, तो हैबिटेट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो एनिमल हैबिटेट इज ऑल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वाइल्ड फायर, यानी वो अपना रहने का जो नेचुरल हाउस है वो खो रहे हैं। द मेन कोजेस ऑफ एन एनिमल बिकमिंग डैश आर पोचिंग एंड स्मगलिंग। यानी पोचिंग का मतलब जो गैर कानूनी तरीके से क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं, और स्मगलिंग का मतलब स्मगलिंग हो गया। तो आप समझो कि ये कोज हैं। एनिमल्स बिकमिंग, क्या हो रहे हैं एनिमल्स? इससे क्या हो रहे हैं एनिमल्स? इससे एनिमल्स क्या हो रहे हैं? एंडेंजर्ड हो रहे हैं, मतलब विलुप्त होने का खतरा उन पर मंडरा रहा है। इस तरह से आंसर बनेंगे आपके। फटाफट से एक बार आप देखो, क्या आपके यही आंसर बन पा रहे थे जो सेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं आंसर क्लॉज टेस्ट का? पहला टू कोज के कारण, दूसरा आपने सेंस देखा तो वर्ब प्रभाव पड़ रहा है तो अफेक्टेड, इफेक्टेड तो नहीं होगा। फिर अनअवेयर हैं लोग अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं, जागरूक नहीं है वो। हैबिटेट, तो जो उनका हैबिटेट है यानी जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, घर है, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और उनके विलुप्त होने का खतरा उन पर मंडरा रहा है। तो एंडेंजर्ड का मतलब होता है कुछ विलुप्त होने का खतरा। ठीक है, इस तरह से आंसर बनेंगे। तो देखो आपका कितना स्कोर आया, फटाफट से मुझे आप बता दें कमेंट सेक्शन में कितना इसका स्कोर आया आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और अपने स्कोर को आपने देखा होगा कितना स्कोर आया आपका। तो मुझे लगता है आज इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया क्लोज लेके आएंगे आपके लिए टेस्ट फुल मार्क्स का। 25 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर भी, और 25 क्वेश्चन आप फटाफट से कोशिश करके अटेम्प्ट करो। कितने स्कोर और कितने समय में आपका है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
ठीक है, तो आज इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इसी तरह से पढ़ते रहना और इस बार एग्जाम क्रैक होना चाहिए आपका।